हेलो, नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों का भी अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित फलादेश किया जाता है। आज की कक्षा में का विषय वस्तु है कि जो अभी हम कार्य करने जा रहे हैं, क्या उसमें लाभ होगा? यदि यह प्रश्न हो तो हम प्रश्न कुंडली से कैसे देखें? आज से यह कक्षा शुरू हुई है। जो कार्य, नौकरी, व्यवसाय, सफलता, करियर इत्यादि से संबंधित जितने भी विषय वस्तु बनते हैं, हम अपने ज्ञान के आधार पर कक्षा आयोजन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो जब भी हम प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं, हालांकि लग्न कुंडली एवं प्रश्न कुंडली दोनों के फलादेश करने का प्रारंभिक विषय वस्तु एक ही जैसा है। कोई नियम तो अलग नहीं, नियम दोनों के बराबर हैं, एक से ही हैं। यदि हम लग्न कुंडली से ही फलादेश कर रहे हैं, सभी चीजें अच्छी हो रही है, फल भी शुभ मिलने वाले हैं, ग्रहों की दशाएं भी अनुकूल है, गोचर भी साथ दे रहे हैं, फिर भी हम सकारात्मक फलादेश कर भी रहे हैं, लेकिन वह परिलक्षित नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको भी हम सबों को समझना चाहिए। जब तक हम लोग इन बातों को नहीं समझेंगे तो कक्षा की महत्व ही नहीं रहेगी। हम लोगों का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बार बार एक ही बात तो आती है, क्योंकि विषय भी तो हम लोगों का एक ही है, फलादेश। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने आचरण के द्वारा किसी भी ग्रह का अपमान किया या नुकसान हुआ या जो भी, और उन्हीं ग्रहों की दशाएं चल रही है, वे शुभ भाव के भी स्वामी से, तो जब हमने उनके कारकत्वों का हनन किया तो वे फल कब देंगे? अपने ही दशाओं में देंगे। तो उतना लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो हमें बुरे फल भी देंगे ना, क्योंकि अभी जो हमने कर्म किया उसका फल तो हमें भोगना ही है, तो उसके फल नहीं मिलते। तो जब हम फलादेश कर रहे होते हैं तो हमें शुभ अशुभ शकुन भी देखने को मिलता है प्रकृति में, या हमारे ही द्वारा कुछ वैसी चेष्टाएं हो जाती है, या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, जो प्रश्न करता है उसके द्वारा कुछ चेष्टाएं ऐसी हो जाती है जिससे प्रश्न फल गड़बड़ हो जाता है, यानी कि उल्टे फल मिलने की संभावनाएं हो जाती है। यह क्या है? यह प्रकृति का हमारा एक सूचना है। तो प्रकृति के द्वारा मिलने वाली सूचनाओं को समझ में रखना चाहिए सदैव। तो हम आज की कक्षा में एक दो शुभ अपने द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा, या सामने वाले व्यक्ति जो प्रश्न करता है उसके द्वारा कुछ ऐसी चेष्टाएं जो हम सबों को ध्यान में रखना चाहिए, वो फलादेश पर उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप प्रश्नकर्ता यदि आपके सामने है और आपसे और प्रश्नकर्ता की वार्तालाप हो रही हो, ठीक उसी समय, उसी बीच में किन्हीं कारणों बस स्वेच्छा से ही कोई आपको खड़ा होने के लिए नहीं कहे। गुरुजी थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा। और किसी सदस्य को आवाज खराब सुनाई दे रही है या केवल हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, भर रहा है आवाज। कंटिन्यू किया जाए या क्या किया जाए? कंटिन्यू किया जाए गुरुदेव। चलिए ठीक है। तो यदि किसी बाहरी या दूसरे व्यक्ति के कहने ना हो, नहीं बोल रहे हों, और स्वेच्छा से ही मन में भावनाएं आ जाए, चाहे वह प्रश्न करता ही उठ करके खड़ा हो जाए और पुनः दोबारा बढ़ जाए, या आप ही फलादेश करते करते
कुछ ऐसी स्थितियां आपके निजी जीवन में बन जाए कि आपको अपने जगह से खड़ा होना पड़े और फिर आप बैठते हैं, तो समझिए कि प्रश्न का फल, जिस विषय वस्तु का फलादेश करने जा रहे हैं उसका फलादेश गड़बड़ होने वाला है। लेकिन यदि आप अनायास रूप से ही खड़े हो जाते हैं या प्रश्नकर्ता खड़ा हो जाता है और फिर बात जब तक समाप्त नहीं होती तब तक वह नहीं बैठता है या आप नहीं बैठते हैं, तो प्रश्न का फल शुभ हो जाता है। अगर व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाए और बैठ जाए दोबारे तो प्रश्न का फल अशुभ, एवं व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाए और जब तक वार्तालाप समाप्त न हो आप उसका फलादेश नहीं कर दे या जब भी नहीं और बीच में न बैठे खड़े ही रह जाए तो प्रश्न का फल शुभ शुभ हो जाता है। और भी कितने चेष्टाएं होती है, ढेर सारी होती है, अगर चेष्टाओं पर कक्षा किया जाए तो पूरी कक्षा समाप्त हो जाएगा। अगर प्रश्न कुंडली से फलादेश कर रहे हैं और उस समय उस विषय वस्तु से संबंधित कोई चीज दिखलाई दे दे, जैसे कि अभी आप फलादेश करने जा रहे हैं किस चीज का, तो प्रश्न है कि अभी जो कार्य करने जा रहे हैं क्या उसमें सफलता लाभ होगा कि नहीं होगा। और ठीक उसी समय सामने कोई ऐसा कारोबार दिख जाए, जैसे कि फेरी वाला ही आ जाए, अपना सामान बेच रहा है और कह रहा है कि हाँ ठीक है हम इतने रुपए में बेचेंगे, हमें मालकिन या भैया 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति सहर्ष उसकी बातों को स्वीकार करके खरीदारी कर लेता है, तो क्या होता है, यह लाभ के प्रश्न में यह शुभ सगुन हुआ। लाभ के प्रश्न में शुभ शकुन हुआ। शुभ सगुन हुआ। अगर वहीं वहीं पे 5 रुपए नहीं चीख चीख होने लगे नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तुम वैसे बोल रहे हो, नहीं इतना कम कर लो, तो फिर सगुन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ऐसा हम सबों को समझना चाहिए। तो हम लोग आज की विषय वस्तु की तरफ पुनः लौटते हैं। हम सबों को प्रतिदिन एक शुभ सगुन, शुभ चेष्टा इत्यादि पर चर्चा करनी चाहिए। यदि कार्य की बात हो जाए कि जो अभी हम कार्य करने जा रहे हैं क्या इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय वस्तु को देखने के लिए मुख्यतः हमें किन किन भावों का विचार करना चाहिए, किन किन विषय वस्तुओं को देखना चाहिए। तो फल तो सदैव लग्न को लेना होता है। अगर यह मान लिया जाए कि सिंह लग्न की ही कुंडली बना लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं, तो जहां पर लाभ की प्रश्न है, आय का प्रश्न है, तो लाभ कई स्थितियों में होता है। प्रश्न को हम सबों को पहचानना होगा कि वह प्रश्न किस प्रकार का व्यक्ति कर रहा है। लाभ लग्न को लेना है और 11वां भाव जो है यह लाभ भाव कहा जाता है। चौथा भाव से भी धन का विचार किया जाता है, चौथे भाव से भी धन का विचार किया जाता है, तो यह गड़े हुए धन का विचार किया जाता है। पंचम भाव से भी लाभ का विचार किया जाता है, यह आकस्मिक लाभ का भाव है। ऐसा आय जिस आय में हमको मेहनत नहीं करने पड़ते, दिमाग लगाने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप लॉटरी, शेयर इत्यादि। आठवें भाव से भी आय में वृद्धि का विचार किया जाता है।
8वें भाव से भी आय के बीच वृद्धि में विचार किया जाता है। क्या आप सबों ने इस विषय वस्तु पर कभी आपने ध्यान केंद्रित किया था? करना चाहिए। 8वां भाव से आय में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो यह 10वें भाव का 11वां है, तो 10वें से 11वां, क्योंकि इच्छा यही हुआ। हम कैसा कार्य करेंगे, इच्छा हमारे मन में यही जागृत करता है। कौन करता है? मन में जिज्ञासा हम क्या करें, वह कौन सा भाव जगाता है कार्य के लिए? 11 मतलब 8वां। 8वां। हर भाव से 11वां भाव उस विषय वस्तु के पूर्ति हेतु जिज्ञासा जगाता है। उदाहरण स्वरूप 7वां भाव है, दाम्पत्य संबंध है, जिज्ञासा जगाता है। 7वें से 11वां पंचम भाव, तभी तो प्रेम भाव कहा गया इसे। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। तो अष्टम भाव से भी आय में वृद्धि के बारे में विचार किया जाता है। इसलिए हम लोग कक्षा में कभी कभी अष्टमेश के भी संबंध से लाभ की संभावनाओं पर विचार करेंगे। 11वां भाव का है एवं आय भाव का यह कर्म भूमि है। 8वां भाव आय का कर्म भूमि कौन है? 8वां भाव। 8वां भाव यानी कि कार्य की इच्छा और आय की कर्म भूमि दोनों ही 8वां भाव है। इसीलिए तो सभी व्यक्ति अपने कार्य के क्षेत्र में नित नए नए प्रयोग करते हैं। मतलब दिमाग से सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, कब क्या करें, उसकी अप्लाई अपने कार्यों में करते हैं और उसका प्रभाव आय पर भी पड़ता है। अब 8वें भाव की महत्ता आप सभी समझ गए होंगे। जी गुरुदेव। आज तक तो आप लोगों ने समझा कि कुंडली का 6ठा 8वां 12वां भाव खराब है, लेकिन यह भी भाव कुछ अच्छे फल देता है। इस पर भी हम लोगों ने विचार किया। सामान्य रूप से 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है। तो अब हमारा लाभ के लिए जो अभिव्यक्ति कहा कि क्या लाभ करने जा रहे हैं, तो कार्य का तो यहाँ पे नाम है नहीं। इसलिए हम लोगों ने सभी भावों को पहले किस भाव से क्या क्या देखते हैं, इसका भी विचार हम लोगों ने कर लिया। तो कुछ इन्हीं भावों से संबंधित प्रश्नों के आलोक में ग्रहों के योग जिस प्रकार बनते हैं, वही नियम हो जाते हैं, वही सूत्र होते हैं। हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ के लिए 11वां एवं दूसरे भाव दोनों का ही विचार करते हैं। जब लाभ होगा तो हमारा धन की वृद्धि होगी, लाभ होने पर धन की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले प्रश्न कुंडली में लग्न एवं उनकी राशियों का बड़ा महत्व है। लग्न में यदि शीर्षोदय राशि हो, लग्न में यदि शीर्षोदय राशि हो तो लाभ के योग बनते हैं। लाभ के योग अगर प्रश्न किया जाए, आपसे कोई प्रश्न कर लिया जाए कि हाँ हम जो काम करने जा रहे हैं क्या उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, तो लग्न को देखें। लग्न में यदि शीर्षोदय राशि है, शीर्षोदय या 5 नंबर की राशि शीर्षोदय राशि ही होती है। 3, 5, 6, 7, 8 और 11 ये राशियां शीर्षोदय राशि है। 12 नंबर की राशि उभयोदय है। शेष राशियां पृष्ठोदय है। 124, 910 ये राशियां पृष्ठोदय है। यदि लग्न में पृष्ठोदय राशि हो तो लाभ की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरे सूत्र
यह पहला सूत्र हुआ। तो इस सूत्र के आधार पर जो अभी लग्न बनी है या हम लोगों ने यहाँ पर किया, यहाँ पे लाभ मिलने की संभावना बनी। दूसरे भाव या 11वें भाव से दूसरा सूत्र, दूसरा भाव या 11वें भाव के स्वामी का संबंध लग्न या लग्नेश से हो, लग्न या लग्नेश से हो। अब इसमें उत्तम किस भाव का है, तो लाभ भाव 11वां कहा जाता है और संचय भाव दूसरा कहा जाता है। दोनों में किससे संबंध बने तो ज्यादा उत्तम होगा। आप लोगों में से कोई एक सदस्य बोले, कोई एक कुंडली बना लेते हैं हम लोग, 11वें भाव में लाभ। हाँ, पहले कुंडली बना लेते हैं, कोई सभी ग्रहों को बिठा लेते हैं। जब क्लास चल रही है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को उदाहरण के लिए कोई भी ग्रह कहीं भी रख लें। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी लाभ भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पैसों का, एक अपना काम बन जाना। हाँ जी, काम बन जाना वह अलग लाभ है। और यहाँ पर जो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय वस्तु की शुरुआत हुई है, वह आय से संबंधित है, नौकरी, कैरियर, व्यवसाय इत्यादि से। तो सबों का आज की कक्षा में सबों का मिला जुला हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में नौकरी से संबंधित अलग क्लास होगी, प्रश्न कुंडली पर, व्यवसाय से संबंधित अलग होगी, कैरियर से संबंधित अलग कक्षाएं होंगी। तीन, दो, 5, 6, 7, 8, 9 सभी ग्रह हो गए। हम लोगों ने यहाँ पर कुंडली बना ली। अब यहाँ पर लग्नेश का संबंध यदि लग्नेश का संबंध यदि एकादशेश से हो तो उत्तम है, या यदि लग्नेश का संबंध एकादशेश से हो गया या लग्नेश का संबंध दूसरे भाव से हो, 11वें भाव से यदि संबंध होता है तो उत्तम बात है। दूसरे भाव से भी संबंध है तो उत्तम है, लेकिन उससे भी उत्तम 11वें भाव का है। क्या इस कुंडली में है? नहीं, नहीं है। तो यहां तक वास्तविकता यह नहीं है, यह दिखावा है। यानी कि सही में दिखता नहीं है कि इसे लाभ हो रहा है। लेकिन अगर यही सूर्य देव, अब यह वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का नवमांश कहां से शुरू होता है, किस राशि से? कर्क से। कर्क राशि से। अच्छा, वृश्चिक का कर्क राशि से शुरू होता है, 4, 5, 6। अब यहीं पे सूर्य देव नवमांश में, सूर्य देव नवमांश कुंडली में कन्या राशि में हो, या दूसरे बातों में हम लोग ये कहें कि सूर्य देव का अंशात्मक मान 8 डिग्री हो, फिर कहाँ सूर्य देव चले जाएंगे? नवमांश में, कन्या में। कन्या में चले जाएंगे। एवं अब कन्या में हो गए तो बुध की राशि में हो गए। और यही बुध देव तुला का किस अंक से शुरू होता है नवमांश, किस राशि से? तुला से ही शुरू होता है। तुला से ही होता है। तो फिर तो संबंध नहीं हुआ ना। तुला से शुरू किया जाएगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 या हो गया कि 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1, 2, 3, यह तो नहीं हुआ। अगर यही बुधदेव दूसरे किसी राशि में रहते, अब यहीं पे बुधदेव अगर होते तो 9 नंबर की राशि है,
9 नंबर राशि का 9 नंबर राशि का नवमांश यानी कि छठा अग्नि नौ तत्व मास, छठे नौ मास में होते हैं गुरु जी, तो संबंध हो जाता। किसमें? इसमें धनु राशि में आपने जहाँ अभी लिखा बुध, वहां पे। हाँ जी हाँ, ये तो धनु राशि का नवमांश किस राशि से शुरू होता है? मेष। मेष से। मेष से। मेष से शुरू होता है। नवमांश में युति नहीं देखा जाएगा, नवमांश में युति नहीं युति नहीं देखा देखी। जाएगा। नहीं देखा जाएगा। नवमांश में युति सिर्फ दाम्पत्य जीवन में यदि फलादेश करने हो या कोई गूढ़ साझेदारी वाली विषय वस्तु हो, फलादेश करना हो, फिर नवमांश कुंडली की युति देखी जाएगी, अन्यथा नहीं देखा जाता। तो यह अगर 5वें नवमांश में होते, यानी कि 13-20 से अधिक इनका अंशात्मक मान होता बुध का और 16-40 के बीच में हो जाता, यहीं पे अगर मान लिया कि 14 अंश के हैं धनु राशि में, तो यह सिंह राशि में चले गए नवमांश में। तो सूर्य के नवमांश में बुध और बुध के नवमांश में सूर्य, कहने का मतलब कि चाहे लग्न कुंडली में संबंध बनता हो तो वह बाहर से दिखेगा कि आय होने की संभावनाएं हैं, परंतु उतना आय नहीं होगा। लेकिन लग्न कुंडली में भी संबंध बन रहा हो, चाहे वह युति संबंध हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, तो सूर्य एवं बुध में परस्पर दृष्टियां कभी नहीं हो सकती। हाँ, युति हो सकता है लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में, एक दूसरे के राशि में हो सकते हैं। तो यदि नवमांश कुंडली में एक दूसरे की राशि में हो लग्नेश एवं एकादशेश, तो लाभ निश्चित होती है, परंतु वह लाभ बाहर वाला व्यक्ति को उतना एहसास नहीं होता। नहीं होता। और जिस व्यक्ति की कुंडली का फलादेश भी कर रहे हैं तो उसे भी उतना एहसास नहीं होता कि भाई पता नहीं कैसे, हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से इतना आय होने की संभावना है, आय हो रहा है। अगर उस प्रकार से है तो आप फलादेश कर सकते हैं कि हाँ, अगर यह दूसरे भाव से अगर इसी प्रकार का संबंध बनता है तो भी आय के स्रोत बनते हैं, आय के स्रोत बनते हैं। अगर यहीं अब सूर्य देव की अंशात्मक मान की बात कर लिया जाए, 8 अंश, बुध की 14 हो गया, योग बना कि नहीं बना? नवमांश में तो संबंध बन गया ना, जी गुरु जी। नवमांश में संबंध बना, तो यह उत्तम बात हो गया, लाभ की संभावनाएं हो गई। और इन योग में अगर चंद्रमा दोनों में से किसी एक को देख ले तो योग में और बल बढ़ जाता है। और अगर वह व्यक्ति चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों न हो, किसी भी प्रकार के लाभ का प्रश्न क्यों नहीं कर रहा हो, अगर एकादशेश एवं लग्नेश का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा हो, चाहे नवमांश कुंडली में राशि परिवर्तन से या लग्न कुंडली में परस्पर दृष्टि से या युति से या राशि परिवर्तन से या भाव परिवर्तन से जो संबंध बन रहे हैं, और उस पर चंद्रमा का संबंध लगन में बनना चाहिए ना, D1 में। हाँ, D1 में, क्योंकि D9 में तो दृष्टि लेंगे नहीं। नहीं, D9 में लाभ के प्रश्नों में दृष्टि नहीं लेंगे। लग्न में चंद्रमा का संबंध दोनों में से, लग्नेश या एकादशेश, दोनों में से किसी एक ग्रह से चंद्रमा का संबंध बन जाए, चाहे वह दृष्टि संबंध हो जाए या राशि परिवर्तन संबंध, मतलब चंद्रमा का संबंध हो जाए। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो सूत्र हम लोगों ने, जिन जिन सूत्रों का उपयोग हम लोगों ने 11वें भाव पर अभी किया, यही सूत्र हम सबों को दूसरे भाव पर भी करने चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में 11वें भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के स्वामी एक ही हैं, इसलिए इन्हीं सूत्रों को 2 बार हम लोगों को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरे सूत्र पर चलते हैं।
कि दूसरे भाव के स्वामी कौन है, इसको भी देखें, और 11वें भाव के स्वामी कौन है उसे भी देखें। इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी एवं 11वें भाव के स्वामी एक ही ग्रह है। दूसरे के स्वामी एवं 11वें के स्वामी एक ही ग्रह है, परंतु सभी लग्नों में यह स्थितियां नहीं होती। क्या सभी लग्नों में यह स्थितियां होती है? नहीं। नहीं गुरुजी। हाँ, एक लग्न और है, कुंभ लग्न। यदि कुंभ लग्न की कुंडली होती है तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति की राशि एवं यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति की राशि, या कुंभ एवं सिंह लग्नों में ऐसा पाया जाता है कि एकादशेश और द्वितीयेश दोनों एक ही ग्रह होते हैं। तो यदि एक ही ग्रह है तो उनकी स्थिति को देखें कि कुंडली में क्या धन लाभ से संबंधित किसी भाव में है या नहीं है। यदि धन लाभ के किसी भी भाव में है, धन लाभ के किसी भी भाव में है, तो लाभ होने की संभावनाएं बनती है, लेकिन उन्हें मजबूत होना चाहिए। उन्हें क्या होना चाहिए? मजबूत होना। मजबूत होना चाहिए। जितने ही अधिक शुभ भाव में होंगे उतने ही अधिक फल मिलेंगे। अब यहाँ पर ग्यारहवें एवं दूसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में बने बैठे हैं। यह आय के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का कभी कोई विचार करता है? नहीं करता। नहीं करता। एवं कुंडली के शुभ भाव में भी नहीं है। तो इस स्थिति में जो हमने अभी कुंडली बनाया कि धन लाभ होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही लग्नेश एकादशेश या लग्नेश और द्वितीय से संबंध नहीं बना। पर गुरुजी ये जो तीसरा भाव है, ये जैसे दूसरा धन भाव होता है तो उसका लाभ भाव होता है ना, ये तो क्या फर्क पड़ेगा? तो धन का लाभ भाव हुआ ठीक है, लेकिन तीसरे भाव से लाभ के किसी भी विषय वस्तु का विचार नहीं किया जाता। यहाँ बात आय की है। अब यह संचय से संचय है, यह संचय भाव का, यह संचय भाव है, यह अच्छी स्थिति है कि यह व्यक्ति कंजूस स्वभाव का होगा, खर्च नहीं करना चाहेगा। दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में है, तीसरा भाव अच्छा हो गया। अपने गतिविधियों का इस्तेमाल यह अच्छे कायदे से करेगा, सलीके से करना पसंद करेगा। हाँ, आपका भी कहना कहीं हद तक ठीक है, उस बात पर भी हम आते हैं। 11वें भाव के स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि भाव से त्रिकोण में तो हैं, भाव से त्रिकोण में है। भाव से त्रिकोण में है। तो बात यहाँ प्रश्न लाभ की हो रही है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जिस भाव का विचार किया जाए उस भाव से को ही लग्न मानकर फलादेश करना चाहिए। इस नियम के आधार पर 11वें भाव से शुभ भाव में हुए, कुछ हद तक ठीक है, कम से कम छठे 8वें 12वें तो नहीं है। और अपने मित्र की राशि में भी हैं, उतना नुकसान, अगर लाभदायक स्थितियां नहीं है तो फायदे कारक भी उतने ज्यादा नहीं। हाँ, अब यहाँ पर अगला सूत्र और भी बन जाता है, जो अभी कुंडली यहाँ पर बनी
यदि तीसरे सूत्र को हम लोग चलें, तीसरा सूत्र यहाँ पर लग रहा है जो पहले वाले सूत्र को अभी वाले सूत्रों में बल दे रहा है। जो पहले वाला सूत्र था एक बार और चर्चा कर लेते हैं। यदि 11वें का स्वामी अच्छे स्थिति का होकर शुभ भाव में हो, अच्छे भाव में हो, तो तुरंत लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर लाभ की संभावनाएं बनी क्योंकि 11वें भाव से अपने त्रिकोण भाव में है, पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति है। एवं जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ होता है, अगर राशि के साथ में होता है तो ग्रह बहुत ही बलवान हो जाता है। यदि वह राशि उसका मित्र हो तो शुक्रदेव इस राशि के स्वामी हैं, 7 नंबर राशि के, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और बुधदेव मित्र हैं, तो बुधदेव यहाँ पर बलवान हो गए। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि तीसरा अगला सूत्र, यदि 11वें भाव के स्वामी की युति 11वें भाव के स्वामी की युति 10म भाव से हो या परस्पर संबंध बने तो भी आय के नए स्रोत बनते हैं और अच्छा होता है। जो सूत्र यहां पर लगा कि 11वें भाव के स्वामी, यहां पर 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी दोनों ही हैं। जो सूत्र पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, यह दोनों ही भावों पर लगता है। यह दोनों ही भावों पर लगता है। हाँ, दूसरा भाव एवं 11वां भाव, दोनों भावों के स्वामियों पर अलग अलग नियम लगाने चाहिए। यदि दूसरा भाव से भी अगर लग रहा है तो समझिए कि आय भी होगा और उस आय से बचत भी होगा। यदि 11वें भाव से संबंध अगर अच्छे बन रहे हैं, दूसरे भाव से संबंध अच्छा नहीं बन रहा है, तो समझे कि आय तो होगा लेकिन किसी कारण वह बचत नहीं। इसको भी समझने चाहिए। आप सभी विद्वान हैं, हल्की सी बात को पूरा समझ लेते हैं। यदि जिसे के नहीं समझ में आए तो चर्चा कर सकता है। तो यहाँ पर 10म भाव के स्वामी से युत है, अच्छी बात है, लेकिन आय होगा तो क्या आसान कायदों से होगा या समस्याओं के साथ में होगा, संघर्ष के साथ में होगा? आय होगा तो क्या संघर्ष के साथ में होगा या आसान से चीजों से हो जाएगा? संघर्ष के साथ। काफी संघर्ष के साथ में होगा। इसके भी कई कारण हैं। एक तो 10म से छठा हुआ गुरुजी, इसलिए। हाँ, 10म से छठा हो गया, और यह जो है 10म से छठा हुआ तो एक गुण यह हुआ। दूसरा, लग्न लग्न से एवं 10वें से, दोनों से यह उपचय भाव में है। लग्न से तीसरा उपचय भाव संघर्ष किया, 10म से उपचय, 10म से छठा हो गया तो उपचय। उपचय भाव में किसी भी ग्रह का बैठना शुभ माना जाता है, परंतु काफी संघर्ष के बाद में लाभ देते हैं। व्यक्ति उगता करके काम छोड़ देता है। यदि व्यक्ति को यह दिशा निर्देशित किया जाए, जैसे कि इस कुंडली में हमने जानबूझकर इस प्रकार की ग्रह योग बनाए ताकि जहां पर समस्याएं आए तो उसका उपाय पर भी चर्चा होता चले। तो इस प्रकार की यदि कुंडली बन जाती है या आप लोगों के पास में आता है, चाहे लग्न कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, तो उपचय भाव में यदि इस प्रकार की युक्तियां बन जाती है, लाभदायक तो होता है, परंतु वह उसे शुरू जब में काम करता है तो उसे लाभ बहुत दिखलाई देता है। काम शुरू करता है, बड़े जुनून के साथ, आवेग के साथ में काम शुरू करेगा, ईमानदारी के साथ भी करेगा, परंतु उपचय भाव थकाता भी है। अंत तक जब लाभ प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति उठा करके छोड़ देता है और उसे नुकसान हो जाता है।
तो इस प्रकार की कुंडली बने तो हम कह सकते हैं कि लाभ आपके जीवन में बहुत अच्छा है, परंतु थका देगा। पहले पहले तो ऐसे लगेगा कि अब लाभ हो ही नहीं रहा है, काम ही छोड़ दो। इस प्रकार की भी स्थितियां मन में एक दो बार आए तो आप टिके रहें, क्योंकि ग्रह के योग ही आपके जीवन में इस प्रकार के विधाता ने ही लिखा है। इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी और आप उसे घबराएं नहीं, अपने कार्यों पर समय दें। और जितना ही संघर्ष बढ़ता जाएगा, मतलब जितना ही संघर्ष बढ़ता जाएगा, आप अपने वक्त की पाबंदी एवं पारदर्शिता दोनों बढ़ाते चले जाइएगा। फिर देखिए एकाएक आपका काम आय इतना फ्लो करेगा कि जितना आश्चर्यचकित रूप हो जाइएगा आप, एकाएक वृद्धि हो जाएगी। यह है उपचय भाव का फल। दूसरे भाव किसी भी प्रकार के लाभ के प्रश्न हो, 11वां भाव या दूसरा भाव, इन दोनों भावों में किसी भी एक भाव पर या दोनों ही भाव पर शुभ ग्रह की स्थिति बने, अच्छी बात है। गुरु की स्थिति बन जाए, शुभ चंद्रमा की स्थिति बन जाए, शुभ बुध की स्थिति बन जाए, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बन जाए, यह स्थिति भाव में बैठने या भाव पर दृष्टि से भी हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है कि इनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है अच्छा होता है। गुरु जी केतु भी बैठा है सेकंड हाउस में, वो क्या करेगा? नहीं। अब केतु या राहु, ये लोग अपने निश्चित रूप से इनका कोई खास गुण धर्म नहीं है। हमने कल की फलित की कक्षा में जब पूर्व के कर्म एवं वर्तमान की समस्याओं पर आधारित चर्चा हो रही थी, हमने कहा था कि राहु भ्रम का कारक है और केतु वास्तविकता का। यानी कि मोक्ष शब्द जो अब हमने इस्तेमाल किया था, तो मोक्ष वास्तविकता वाली बात है, वह भ्रम नहीं है। मोक्ष को भ्रम कहा जा सकता है क्या? नहीं गुरुजी, वास्तव है। वास्तविकता है। राहु भ्रम है, यह भ्रम में डालता है। अब यह भी हम लोगों ने पढ़ा है कि राहु या केतु ये छाया ग्रह हैं, ये जिस ग्रह से युत या दृष्ट होते हैं या जिस राशि में बैठे होते हैं, अधिकांशतः गुण धर्म उन्हीं ग्रहों के हो जाते हैं। अब यहाँ पर केतु देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, जो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इस कुंडली में पंचम भाव के भी स्वामी हैं एवं अष्टमेश भी हैं, एवं अष्टमेश भी हैं। आय के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमने ग्रहों की स्थापना करने से पहले हमने केवल राशियां ही लिखी थी। फिर हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस भाव से क्या देखना चाहिए। हमने अष्टम भाव से भी चर्चा हुई थी कि 8वां भाव 10वें भाव का इच्छा भाव है एवं आय भाव का कर्म भूमि भी है। 8वां भाव हमें नया ज्ञान देता है, नई विचारधारा देता है और नए विचारधारा का उपयोग हम लोग अपने कार्यों में नित्य प्रति करते हैं। पंचम भाव विवेक का भी है। इन दोनों विषय वस्तुओं की आवश्यकता आय में पड़ती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निभाता है या नहीं निभाता है? जी गुरुदेव। तो पंचमेश होने से देवगुरु बृहस्पति शुभ हो गए, उनकी दृष्टि केतु पर पड़ी, केतु में विवेकशीलता आ गया, यहां तक ठीक ठाक है।
और यह किसकी राशि में बैठे हुए हैं? बुधदेव की राशि में बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर शुभग्रह का काम कर रहा है, तो यहाँ पर केतु शुभग्रह से दृष्ट है एवं शुभग्रह की राशि में है। उतना नुकसानदायक फल नहीं होगा। नहीं होगा जितने की आशंका की जाती है। मतलब राहु या केतु के जिस भाव में हो जाता है और जितनी आशंका हम लोग करते हैं उतनी आशंकाएं यहाँ पर मिथ्या हम लोगों की साबित हो रही है। सभी व्यक्तियों के कुंडली में राहु एवं केतु होते हैं और किसी न किसी दो भाव में होते हैं, और बहुत से व्यक्ति बहुत सफल भी होते हैं। क्या उनके कुंडली में राहु केतु नहीं होते? होते हैं। दूसरे भाव का केतु थोड़ा अच्छा फल देता है, 8वें भाव का राहु भी थोड़ा अच्छा फल दे देता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु भी उदारवादिता की तरफ लेकर जाता है, यानी कि अपने कुटुंबी जनों से उतना लगाव नहीं रखना। बाद में छोड़ो जी, ठीक है, अपनापन है, ठीक है, कदर करो जी, ठीक है, लेकिन उनके पीछे आगे ज्यादा नहीं करना। 8वां भाव आकस्मिक सोच का है, राहु देव भी आकस्मिक सोच के कारक हैं और 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो जब हम कार्यों के लिए नए नए बातों को सोचेंगे तो राहु देव सहयोग भी करेंगे, ये नहीं कि खराब फल देंगे। हाँ, अभी जो चर्चा हो रही थी, पुनः हम लोग उस विषय वस्तु पर आते हैं कि दूसरा या 11वां भाव में कोई नैसर्गिक शुभग्रह बैठा हुआ हो या नैसर्गिक शुभग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, या इस भाव के स्वामी नैसर्गिक शुभग्रह से युत या दृष्ट हो। कहने का मतलब है कि 11वें या दूसरा भाव, धन के लिए मुख्यतः यही दोनों भाव देखे जाते हैं, आय और दूसरा। तो जब आय होगा तो धन इकट्ठा होगा, दूसरा भाव खराब तो धन इकट्ठा नहीं होगा, आय होगा तब भी धन इकट्ठा नहीं होगा। दूसरा मजबूत होगा और 11वां ठीक नहीं होगा तो फिर भी धन नहीं होगा। और बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कमाते तो हैं लेकिन आय इकट्ठा, धन इकट्ठा नहीं होता तो परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे एवं 11वें भाव में नैसर्गिक शुभग्रह हो या शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो, या भाव का स्वामी शुभग्रह से युक्त हो तो अच्छी बात है। हाँ, पापग्रह से दृष्टि न हो, पापग्रह की दृष्टि न हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि न हो या स्थिति न हो। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, मंगल क्रूर ग्रह हैं परंतु यह योग कारक भी हैं। इस कुंडली के लिए अच्छी बात है। इनके द्वारा लग्न को भी देखा जा रहा है, इनके द्वारा चौथे भाव को भी देखा जा रहा है, इनके द्वारा पंचम भाव को भी देखा जा रहा है। तीनों भाव पर इनकी मित्रवत दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली के 10वें भाव में मंगल देव होते हैं, अगर मंगल देव की स्थिति अच्छी हो, और यह सिंह लग्न की कुंडली वाले के लिए खास करके विशेष तौर से नवमांश में अपने स्वराशि या अपने मित्र राशि के हो जाएं, या दशमांश कुंडली में अपने स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि के हो जाएं, ऐसा व्यक्ति जब काम अपना शुरू कर लेता है तो जब तक समाप्त नहीं होता तब तक काम समाप्त नहीं करता, मतलब छोड़ता ही नहीं, एक जुनून के साथ में काम करता है। यहाँ तक कि काम के समय में वह खाना तक को भी बंद कर देता है कि हाँ भाई बाद में खा लेंगे। खाने के लिए समय से काम करे, इसलिए वह व्यक्ति थोड़ा जो है कि हाँ भाई भरपेट खाकर काम करेंगे, आराम से खाएंगे, नहीं, काम सामने आ गया तो वह कुछ नहीं वाला कम ही खाएगा, कहेगा कि ठीक है काम कर लेंगे फिर दोबारा आके खा लेंगे। यानी कि काम के प्रति बड़े जुनूनी होते हैं। सिंह लग्न में यदि दूसरे भाव यदि मंगल देव 10वें भाव में हो जाए तो, और 9वां, हाँ जी, तो राजयोग बन रहा है बहुत बढ़िया 10वें भाव में। अगर यह मंगल देव
अगर 2 नंबर की राशि में है तो 2 नंबर राशि का नवमांश 10 से शुरू होता है। 11, 12, ये चौथे नवमांश में हो तो क्या हो जाएगा? कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अगर इस कुंडली में मंगल का अंशात्मक मान 12 हो तो क्या होगा? कितना लाभप्रद हो जाएगा फिर। ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, सुख भाव के भी स्वामी हैं, एवं नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि के हैं, और देवगुरु बृहस्पति के साथ शुभ ग्रह की राशि में 10म भाव में है। इससे भी बढ़िया योग कुछ हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा योग हो गया गुरुदेव, उत्तम, एकदम अति उत्तम। कहने का मतलब पापाग्रह की दृष्टि या कुंडली के अशुभ भाव की दृष्टि, स्वामियों की दृष्टि 11वें या दूसरे भाव पर न हो तो उत्तम बात है। अगर इस प्रकार का शुभ युत है और दोनों में से किसी एक भाव में, चाहे किसी एक भाव के स्वामी पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो सूत्र में काफी लाभ हो जाता है, यानी कि फल में काफी लाभ होता है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को पसंद आई होगी। हालांकि यह कक्षा है कि वैसे वीडियो नहीं बनाते हम लोग। कक्षा में तो समझने समझाने में समय लगता ही है। शेष बातें अगली कक्षा में, कल की कक्षा में हम लोग फिर वार्तालाप करेंगे और ज्ञान का आदान प्रदान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यदि आज की कक्षा में किसी भी सदस्य को किसी भी बात से संबंधित कोई प्रश्न रह गया हो या मन में संशय हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ जी, विश्वास जी, बोला जाए। गुरु जी, लाभ भाव से हम जो आय का देखते हैं तो पंचम भाव तो उसका सप्तम हुआ, 11वें हाँ, से 7वां हुआ, तो हम्म, उससे कैसे देखा जाएगा 5वें भाव से गुरु जी? हाँ, तो हमने जो कहा है कि 5वां भाव भी जो है 11वां भाव आय का है, तो वह मेहनत करने वाले, मतलब मेहनत किए गए फिजिकल या मानसिक, हम कुछ भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो आय होता है, उस आय के लिए 11वां भाव। और सभी भाव एक दूसरे के, जो 7वां भाव होता है, किसी भी भाव से 7वां भाव उस भाव का प्रतिद्वंदी होता है, तो प्रतिद्वंदी काम करना नहीं चाहता, तो चाहता है कि बिठे बिठाए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पुस्तकों में वर्णित है कि 5म भाव से शेयर, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, जिसमें मेहनत न करना पड़े, यानी कि जिसमें प्रतिद्वंदिता न हो या मेहनत ही न करना पड़े। इसलिए, हालांकि ये तो अनुभव की बातें, हमारे मन में जिस प्रकार की विचार आया वह मैंने कहा, लेकिन पुस्तकों में वर्णित है कि 5म भाव से आकस्मिक धन लाभ का, वैसे जो शेयर, लॉटरी इत्यादि से, तो यह विरोधी भाव भी तो है। 11वें से 7वां हो गया, तो 11वां भाव मेहनत का, आय का है, तो उससे उल्टा बिना मेहनत किए हुए आए, एकाएक आ जाना। और जी कोई गुरु जी। सदस्य, और कोई सदस्य? गुरु जी, लग्नेश से एकादश और द्वितीय ना, लग्नेश से 12 में बैठे हैं, तो इसका क्या हम अर्थ निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर लग्नेश से एकादशेष 12वें हैं, लग्नेश से एकादशेष 12वें हैं, तो यहाँ पर कोई उतनी अशुभ स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि बात हानि की नहीं हो रही है, बात हानि की नहीं हो रही। हाँ, 12वें किसी भी ग्रह से 12वें बैठना यह नुकसानदायक नहीं होता, भाव से 12वें बैठना नुकसानदायक होता है।
यह चौथे भाव से 12वें बैठे हुए हैं। यह दशाओं के फल में, दशाओं का जब फलादेश किया जाता है, यह लग्न कुंडली पर आपके प्रश्न उचित ही हैं। ऐसे प्रश्न लग्न कुंडली के लिए ज्यादातर देखे जाते हैं, दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली पर इनका महत्व उतना नहीं नहीं होता। तो वैसे अगर लग्न कुंडली पे कहें तो ये कह सकते हैं क्या, ये जो जातक है वो ये अपना धन जो है वो मकान और लग्जरी चीजों पे खर्च करेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यह स्वयं आय भाव का स्वामी एवं संचय भाव के भी स्वामी हैं, और दोनों खर्चे वाले ग्रह के साथ में हैं। जो विलासिता से संबंधित खर्च करते हैं या करवाते हैं, या विलासिता के अभिलाषी ग्रह हैं, और यह चौथे भाव से 12वें हैं, तो चौथे भाव के लिए इस प्रकार करेंगे। आपका विचार उत्तम ही है।